चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स देख रहे हैं, है ना। चैप्टर आपका 1 चल रहा है, विद्युत आवेश तथा क्या है क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या है फील्ड ना। इसमें आपको विद्युत आवेश के परिभाषा बताया गया, विद्युत आवेश कितने तरह के होते हैं बताया गया आपको, कुछ इस पर न्यूमेरिकल वगैरह बताया गया, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन आप देखे थे, आप कल देखे थे। आज आप हिंट डालिए, आवेश संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। आवेश संरक्षण का नियम लिखिए, लिखकर टच दीजिए, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, लिखकर डैश देना है आपको। संरक्षण का जितना भी नियम होता है, कुछ नियम पर आधारित होता है। देखो, जैसे मान लो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, आवेश संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, बहुत तरह का संरक्षण का मतलब देखो कोई चीज को बचा के रखना। जिससे मान लो राजस्थान वगैरह में अभी भी उन लोग क्या करता है ना कि छत पर जो है इस तरह का हौज बनाता है, पानी टंकी जैसा। अब बारिश होता है ना तो उस पर सालों भर पानी जमा रहता है, अब उसी में कपड़ा तक साफ करना, हर चीज काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम आपको बता रहे थे, जिसे द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया सकता है ना विनाश किया सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग का वजन हार्डली सार्डली 50, 60, 65, 70, 40 ये सब होगा। तो का वजन कभी मापा है? उसमें देखो तो जब हम लोग को मान लो मृत्यु होगा कभी, या कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, अगर 60 केजी का व्यक्ति है तो क्या मरने के बाद 60 केजी उसका खत्म हो जाता है? 60 केजी कहाँ से आया है, कैसे बना है, सब वहीं चला जाता है। जैसे 5 चीज से बताए, बहुत बार बताए, क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। कहने का मतलब है कि हम लोग का शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से मिलकर बना है ना। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश 5 तत्व से मिलकर बना है। देखो पहले के अनुसार जो है पृथ्वी जल वायु को तत्व कहा गया था ना। अब अभी के अनुसार साइंस जो है वायु को तत्व नहीं मानता, क्या मानता है? मिश्रण मानता है। वायु कई गैसों कौन सी है? मिश्रण है हवा को, ठीक है ना। जैसे हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैसेज है ना, इसको मिश्रण मानता है। पहले जो है इसको तत्व माना गया था, वायु को तत्व माना गया था। तो 5 तत्वों से मैंने 5 चीजों से मिलकर हम लोग का शरीर बना है। अब देखो मरने के बाद आदमी जाता है शमशान घाट, जलाया जाता है, जलाने के बाद उसको आग से मिलकर बना है, आग में जल जाता है, ठीक है ना। उसका धुआं उड़ करके फिर आकाश से होते वायु से होते वायु मिलता है, और फिर आकाश में चला जाता है। तो तीनों में विलीन हो गया, आग में आग के साथ मिल गया, उसका धुआं निकला तो हवा के साथ मिला, वायु से मिलकर बना है शरीर। फिर कहाँ चला गया? आकाश में चला गया, आकाश में चला गया, तीनों चीज मिल गया। और चौथा हो गया आपको वर्षा, जब बारिश कभी होती है तो उसका अंश जो है बारिश पानी मिल जाता है। और इसके बाद 5वां हो गया कौन सी? पृथ्वी, जब उसके बाद बारिश के अंश के साथ पृथ्वी के अंदर चला जाता है वो कुछ उसका अंश, तो जहां से आए थे हम लोग वहीं का हो जाते हैं, चले जाते हैं। 5 चीजों से मिलकर बना है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को न कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। यह जहां जिस प्रकृति में से आती है वही मौजूद रहती है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोई लकड़ी का गुटका ले लो और कोई ऐसा बंद पैक में गर्म करो, वजन कर लो कितना इसका वजन है, पूरी तरह से तराजू पर तौल लो, और उसको नीचे से आग लगा दो। आग लगने के बाद अगर गुटका जल जाता है, जब तक जितना बॉक्स में ऑक्सीजन रहेगा उतना जलेगा, और जलने के बाद फिर उसका वजन करते रहो, अब देखो कि वजन सेम रहेगा। अगर कहीं धुआं फुआं बाहर नहीं निकला है तब, अगर धुआं निकल जाएगा, जल कंस निकल जाएगा, तो उस लकड़ी का गुटका का वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम वही कहता है कि ना कोई बना सकता है ना कोई बिगाड़ सकता है। कहने का मतलब इस चराचर में, सृष्टि में जो है सो वही रहेगा। जिसे कहते हैं ना कि पानी का सूख गया, पानी कहीं जाता नहीं है ना, जो है वही रहेगा। जैसे मान लो कि हम लोग की तरफ का तालाब है या समंदर है, जो भी नदियां हैं, सब पानी वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। और हवा के द्वारा सब जो है बहा करके हो सकता है दूसरे जगह ले गया, और दूसरा जगह बादल बन गया, तो हम लोग वाला पानी वहां भर जाता है, और हम लोग कहते हैं कि अकाल पड़ गया। यहाँ बात को समझ रहा है? तो कहीं जाता नहीं है, पृथ्वी पर बरसेगा। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगा, होगा लेकिन दूसरे जगह होगा। हम लोग की तरफ भी हो सकता है, हाँ, जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा है वहां पे नमी ज्यादा होता है, वहां बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है, और जहाँ पे कम है वहां पे बारिश होने की संभावना कम रहता है। बस और कुछ नहीं है, एकदम रिसाइकल है सर, आना जाना ऊपर नीचे लगल है सर। अगर मान लीजिए कि 10,000 का मृत्यु हो रहा है तो सर 1 लाख का जन्म भी होता है, तो कहोगे सर 1 लाख का भी तो मृत्यु होना चाहिए, तो होता है, वो भी होता है। रिटायरमेंट सर बार बार नहीं ना करता है साहब, 60 साल पूरा, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। वो रिटायर होगा तब वैकेंसी खाली होगा, उस तरह से होता है। हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन। देखिए, जो दफनाते हैं उनका भी वही क्रिया होता है, बस उसका तरीका अलग है। देखिए मिट्टी, पहला चीज तो मिट्टी का अंश में गया ना सर,
पृथ्वी मिला ना सर। दूसरा चीज पानी उनी का भी तो गिरता है, तो पानी कहां से सवत के जाएगा ना सर, पानी मिला ना सर, दो गो चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया सर आपका मिट्टी का भी खुशबू निकलता है, स्मेल निकलता है सर। बात को समझ रहे हैं? मिट्टी में भी सर ऑक्सीजन होता है, अगर ना होता तो कछुआ सर इतने 200 साल तक जिंदा नहीं रहता। धरती के अंदर सर 200 साल तक जिंदा रह जाता कछुआ। जहाँ तालाब उलाब, मान लीजिए तालाब का था, वहां पे कछुआ पहले रहा करते थे, ठीक है ना, तालाब सूख गया तो लोग अंदर अंदर खुदाई करके अंदर तक चला जाता है, 100 मीटर तक अंदर तक चल जाएगा। अब वो लोग आराम से फिर उसको खुदाई होता है तो कछुआ निकलता है सर, जीवित निकलता है, जीवित अवस्था में। यानी कि मिट्टी में रंध्र होता है सर, छोटे छोटे। मैंने मिट्टी के घड़ा का पानी क्या होता है, ठंडा होता है सर, उसको पका भी दिया जाता है ना, तब उसमें से पानी सीपेज करता रहता है, आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। अब घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा रहता है, प्रकाश मतलब धूप उसमें अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो ठीक उसी तरह से अब देखिए मिट्टी के अंदर से भी हवा आ जाता है, ठीक है, और वो हवा में सर मिला कुछ अंश उसका। अच्छा फिर क्यों सर, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं जाता है, जाता है सर, मैं बोला ना जाता है। कछुआ का एग्जाम्पल दिया ना सर, कछुआ एग्जाम्पल दिया ना सर। अच्छा दूसरी चीज, मान लीजिए कि चूहा भी तो सर अंदर बिल बना के रहता है। बात को समझ रहे हैं? कुछ देखिए उन लोग को हवा कम चाहिए, इसीलिए उन लोग मिट्टी के अंदर ले लेता है, और हम लोग नहीं ले पाएगा क्योंकि हम लोग को 5 से 6 लीटर के आसपास ऑक्सीजन चाहिए एक बार में। थोड़ा ब्यास लगा थी उन लोगों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में चाहिए। चींटी हो गया कुछ, देखते बरसात के दिन में चींटी निकलता है, अब निकलने के बाद चूटा टाइप का उसको पर निकल जाता है। असली पापा के परी उन्हीं लोग है सर, भारती के जहां बाहरी आता है पर निकल जाता है, उड़े लगता है इन्हें उन्हें। अब कुछ समय का जीवन होता है, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो धरती के अंदर रहता है सर। बात को समझ रहे हैं? अंश जाता है, हवा जाता है, अब मिट्टी का भी खुशबू बाहर निकलता है सर, वो हवा के साथ मिलेगा, श्योर मिलेगा। अब इसके बाद सर वो आसमान में चला जाता है। अब लास्ट एक वो आग की बात चलता है, नहीं जलाया जाता है। देखो मिट्टी के अंदर भी उष्मा होता है, गर्मी होता है सर, जैसे जैसे मिट्टी का अंदर खुदाई करते जाओगे वैसे वैसे हीट होते जाएगा। पृथ्वी का सर 3 भाग है सर, देखिए सर पृथ्वी के 3 भाग होते हैं सर। कौन कौन है आपको देखो, क्रस्ट, इसको भूपर्पटी बोलते हैं, ऊपर वाला भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है ना सर। इसके जस्ट देखिए मेंटल होता है, मेंटल वाला पागल नहीं सर, ठीक है ना, मेंटल बीच वाला भाग हो गया सर इसको। अब इसको जस्ट इसको कोर बोलते हैं, इसको कोरोड कहा जाता है, कोर। इसमें सर ये आग है सर, आग का गोला धधकता है, आग है सर, यहीं से सर ज्वालामुखी निकलता है सर। जैसे आपको मान लीजिए कि शरीर में फुंसी कहाँ निकलता है, बड़े फुंसी चेहरा में अधिकांश देखोगे, कहीं हल्का फुल्का जहां शरीर का कमजोर भाग होता है वहां पे फुंसी निकलता है। बात को समझ रहे हो? तो ज्वालामुखी वहां निकलता है जहां पे पृथ्वी का कमजोर भाग होता है, जैसे समंदर इलाका वाला ज्यादा, या हम लोग की तरह बहुत कम आता है, जैसे जापान हो गया, आपको अमेरिका हो गया, ये सब चीज जो है, अमेरिका जापान में ज्यादा ज्वालामुखी आता है। अमेरिका में तो अब ज्वालामुखी एक बार निकलेगा ना तो 10-10 20-20 साल तक ठंडा होने में लग जाता है उसको। हम लोग का जो पहाड़ बना है यहाँ वहां जितना भी है सब, देखो हम लोग का जो पहाड़ बना है सब ज्वालामुखी पर्वत है सर। ऐसे कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटा होगा इस एरिया पे। हम लोग के एरिया जो है ना, पहाड़ देख रहे हो ना, सब नाम सब पता है ना सर। और वो फूटने के बाद क्या हुआ कि सब ऊपर लावा निकलता, अंदर से मिट्टी के अंदर सर पत्थर है, चट्टान, बहुत सारे बड़े बड़े बालू है, रेत है, क्या बोलते हैं उसको, पानी का अंश है, और ज्वालामुखी है, मतलब वही जो आपको दिखाया ना रेड वाला भाग, लावा, उसको पाताल लोग कहा जाता है, वहां असुर लोग रहता है, हम आप नहीं रह सकते। आप रामायण में देखा होगा सर, हनुमान जी जाते हैं सीता जी की खोज में,
समंदर से राक्षस निकलते हैं और हनुमान जी को परछाई से पकड़ लेता है। देखा है, समंदर के रास्ते से पाताल लोग जाया जाता है, उसमें असुर लोग जाता है, राक्षस लोग हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग का जीवन धरती के ऊपर ही है। समझ में आ रही बात? जैसे सरस्वती नदी है ना सर, प्रयागराज में 3 नदी का संगम होता है ना, गंगा जमुना कोची सरस्वती। सर गंगा यमुना का मिलन होता है, सरस्वती का नहीं होता है। सरस्वती को शराप मिल गया था, ठीक है ना, एक ऋषि शराप दे दिए थे, वो पाताल लोक में चला जाता है जहां से निकलता है सरस्वती। अब निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद वो पाताल नीचे गहराई में चला जाता है, वो नदी आता ही नहीं है सर इधर। मान लिया था गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन आज तक आया ही नहीं, बहुत पहले ही वो सूख गया है। अब निकलता है, पानी आता है, वहां देख सकते कुछ दूर जाता है, इसके बाद पता लो गड्ढा है, बहुत सारा गड्ढा है। अब जाके देख सकते हो भारत में बहुत सारा विचित्र विचित्र जगह है। पैसा खर्चा करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, परिवार के चिंता से मुक्त होना पड़ेगा, टेंशन फ्री होना पड़ेगा, और तुम्हारे पास काफी रुपया होना पड़ेगा, तब जाकर पूरा भारत घूमोगे, तब लगेगा कि हाँ भारत में क्या चीज है। हम लोग बस गांव से मोहम्मदगंज शहर है, तनी मनी घूमता है, खूब घुसाएगा, दिल्ली जाएगा, वगैरह वगैरह जाएगा, क्या बोलते हैं, मुंबई जाएगा। लेकिन बढ़िया जब जंगल क्षेत्र में जाओगे, जंगली क्षेत्र में, तो एक से एक अजूबा अजूबा चीज मिलेगा तुमको। झरना उरना सब जंगलों में होता है ना, लगता है पीक नेतरहाट भी जाता है, प्रकृति का सुंदर दृश्य है ना हम लोग को नजदीक एरिया में, ठीक है ना। एक से एक चीज आपको देखना पड़ेगा, वो महसूस करना पड़ेगा। सरस्वती जी वहां पताल में चला गया, पताल लोक में चला गया अंदर। बात को समझ रहे हैं? वही चीज, तो वही पृथ्वी का जो भाग है वहां से लावा निकलता है सर। और वही निकलने के बाद ऐसे देखो, अब मान लो कोई धान गेहूं ऐसे ओसाता है सूप वगैरह से, देखा है ऐसे ढेरी बनता है सर इसे, तो जब लावा नीचे से निकलता है तो निकल के बहुत ऊपर तक जाता है। अब जाने के बाद फिर सर ऐसे आकार लेता है इसे, इस तरह का, वही पहाड़ का रूप ले लेता है सर। इसको ठंडा होने में भी कई साल लग गया होगा। पृथ्वी पर यहाँ अगल बगल इस एरिया में आदमी नहीं रहते होंगे, समझ गए? ऐसा क्या भूगोल कहता है, पृथ्वी के ऊपर का जो घटना बता रहा है सब जियोग्राफी है ना, सब पहाड़ बना है। उसी तरह से देखो, अब बताओ कि अब अंदर लावा होता है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे गर्मी मिलते जाएगा, ठीक है। तो अंदर ज्वलनशील पदार्थ होता है, जलने वाला, तो जो शरीर का जो अंश होता है वो अंदर उसका अंश जा करके धीरे धीरे पानी की सहायता से वो आग में मिल जाता है सर, जल जाता है। इस तरह से उसका भी क्रिया खत्म हो जाता है। 5 चीज से मिलकर बना, 5 चीज से खत्म हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा सांस दृष्टि से, ना तो ऐसे सोचेगा तो सोचेगा जल ही नखती तो कहाँ से आग में जलती, लेकिन साइंस की दृष्टि सोचेगा तो सही माना जाएगा, ठीक है ना। बात को समझ रहा है? वही है संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण के नियम। हम परिभाषा अभी तक लिखे नहीं, हम लोग पूरा दुनिया घूम के आ गए, ठीक है ना। लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए, लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सर। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण में बदलना, चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कह रहा है कि आवेश का ना तो निर्माण किया सकता है ना ही इसका विनाश किया सकता है। जितने भी संरक्षण की राशियां आती हैं उसको ना आप निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सर निर्माण करने का अधिकार ब्रह्मा जी को है, पालने पोसने का अधिकार विष्णु जी का है,
अब विनाश करने का अधिकार महादेव का है। अब महादेव अपना डिप्टी जो है दो चीज को दे रखे हैं, एगो न्याय करने का अधिकार शनिदेव को दे दिए हैं और मृत्यु देने का अधिकार यमराज को दे दिए। बात को समझ रहा है? ये हिंदू धर्म के अनुसार होता है। ओके, इसका आपका जो गॉड कहता है ना, गॉड, गॉड का मतलब होता है सर आप क्या कहते हो, भगवान। भगवान में भी सर 5 चीज मिला है सर। भगवान देखो, भ से होता है भूमि, ग से गगन आसमान, ग व से वायु, व आ से होता है अग्नि, अब न से नीर माने कुछ होता है पानी जल। तो 5 तत्वों से मिलकर 5 चीज का जो मालिक हो उसी को गॉड कहा जाता है, भगवान। हम लोग भी भगवान कौन से है ना, क्योंकि 5 तत्व हम लोग मिलकर बना है ना। हर एक व्यक्ति भगवान है। हिंदू धर्म यही कहता है कि भगवान सब है, तुम में ही भगवान है, उसमें भी भगवान है। इसीलिए तो हिंदू धर्म में सब पेड़ पौधा पत्तियों को भी पूजा करता है सर, पहाड़ को भी पूजा करता है, नदी को भी पूजा करता है। कहता है कि सब में भगवान है, टोटल में किसी एक भगवान नहीं है, सब में है, तुम्हें भगवान है। अब जब तुम्हें भगवान है तो उससे अच्छा से बात कीजिए सर, आदर से बात कीजिए। आपको समझ रहे हो ना विनोद? सब में ईश्वर है, सब में नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश होता है। देखो आत्मा परमात्मा का अंश है। देखिए हम लोग 5 तत्वों से मिलकर हम लोग का शरीर बना है। अब हम लोग सब में सर है भगवान। अब देखो ये जो है G4 होता है जेनरेट, जेनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। O4 होता है ऑपरेट, ऑपरेटर बोल सकते हैं। ऑपरेटर मैंने कुछ होता है चालक। और D4 होता है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है विनाश करना। तो देखो यहां जेनरेट, जन्म देने का अधिकार, उत्पन्न करने का अधिकार ब्रह्मा जी के हाथ में है। चालक चलाने वाले विष्णु जी हैं। और कौन चीज डिस्ट्रॉयड विनाश किसके हाथ में? महादेव के हाथ में। तीनों अपना चीज संभाल कर रखें। अभी 2 चीज को अपना डिप्टी दे चुके हैं। एक न्याय करने का जो अधिकार है, न्याय शनिदेव करते हैं। और जो मृत्यु का अधिकार है, मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है, डायरी। ठीक है, अभी अधिकार दी है यमराज को। बात को समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये सब चीज हम लोग का संसार चलता है सर। तीनों सर गॉड कहलाते हैं। जिनकी पूजा करना आप कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ना इससे बड़ा है, ना इससे बड़ा, ना इससे बड़ा है। तीनों एक ही सर, तीनों शक्तियां एक ही सर। अब तीनों को सर सहायता करने के लिए सर आते हैं कौन? तीनों को साथ देने के लिए आते हैं कोई? ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती माता, अब विष्णु जी की लक्ष्मी माता, अब इनके लिए पार्वती माता आते हैं, महादेव के लिए कृष्ण। नहीं, गॉड का मतलब होता है, हम लोग का बता रहा हूं, उन लोग अलमाइटी कहता है, परमेश्वर। सोची जोड़ी, कौन सी जोड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा, लिस्ट ना, वो गांव के पंचायत काट दिया होगा मुखिया। पढ़ाई पर ध्यान दो। अब वो सब चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया है, अब कोई फायदा नहीं, इसलिए पढ़ते रहो, ठीक है? हाँ, मोह माया है सर। जाओ कुंभ मेला में बाबा बनो, IIT बाबा लिया देखो। चलो एक काम करो, इसका परिभाषा लिख लिया ना, आवेश संरक्षण का नियम का। आवेश को ना तो निर्माण किया सकता, ना ही विनाश किया सकता है, बस इसका रूप बदल सकते हैं। एक रूप से, जिसे उदाहरण के लिख लो, लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करें। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो एक वस्तु का आवेश, तो एक वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। एक वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है।
दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे नीचे लिखो, जब हम एक कलम को अपने सर के बालों से रगड़ते हैं, अपने सर के बालों से रगड़ते हैं, हाँ, तो यह कलम धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कलम क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और किसी उदासीन कागज के टुकड़े को, ऐसे लिखो ना, किसी कागज के टुकड़े को, किसी कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित कर लेता है। इससे यह पता चलता है, यह पता चलता है कलम का धन आवेश कागज के ऋण आवेश में स्थानांतरित हो जाता है। कागज के ऋण आवेश में स्थानांतरित हो जाता है। ऋण आवेश में स्थानांतरित हो जाता है। यही आवेश संरक्षण का नियम। ऐसू देखो ना, इसे रगड़ते हो ना तो हमारा सर वाला जो आवेश है वो एकरा में चला गया, अब ये वाला आवेश कागज में चला जाता है, तब उसको क्या होता है? आकर्षित कर लेता है। इसे मान लीजिए कि कोई किसी को आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि उसका जो छवि है उसमें जो है आ जाता है, ध्यान में बढ़ जाता है, अब उसको अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। आप पढ़े ना, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, देख करके प्रेरणा ले लेते हैं, अब आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब एगो रगड़े तो कुछ हुआ? घर्षण। ठीक है ना। अब कागज में जाकर के वो आपस में सट गया, कुछ हो गया? संपर्क हो गया, सब आवेश उत्पन्न हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, आपका अध्याय 1 है, चैप्टर का नाम कुछ ही है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना, फिजिक्स चल रहा है आपका। इसमें हम लोग देखे थे कल आवेश संरक्षण का नियम, कि किसी वस्तु का आवेश न तो निर्माण किया सकता है न ही विनाश किया सकता है। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के अनुसार हमने बताया था कि जब हम किसी कलम को अपनी सर में इसे रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद सर वाला जो आवेश है वो इसमें आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब किसी उदासीन या निगेटिव कागज के टुकड़े को स्पर्श करते हैं तो आपस में आकर्षित कर लेता है, इसका गुण उसमें चला जाता है। यही वो आवेश एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरित होता है, यह कभी खत्म नहीं। बात को समझ में आ रही बात? हाँ। कुछ देर के लिए जिसे हम बताया था कि बारिश है, तो बारिश जो है हम लोग के यहाँ नहीं बारिश हो रहा, दूसरा जगह हो रहा है। भारत का कोई ऐसा जगह का नाम बताइए जो सालों भर वर्षा होता है? मेघालय, मासिन राम उस जगह का नाम है ना, सालों भर वर्षा होता है। हम लोग के लोकल एरिया में सर रांची है, सालों भर नहीं कह रहा हूं, लोकल एरिया में ज्यादा होता है। रांची का मौसम हमेशा साफ रहता है, चाहे प्लस में आपको नेतरहाट वाला इलाका ये सब है ना, छोटा नागपुर हो गया, सिंहभूम हो गया, ये सब लातेहार हो गया, गुमला हो गया। गुमला भी मौसम बढ़िया रहता है, समझ गया? गुमला में मैं गया हूँ। सबसे खतरनाक हम लोग ये हैं सर, पलामू है, औरंगाबाद है, बिहार वाला औरंगाबाद, पलामू है, यानी ज्यादा गर्मी पड़ता है। गढ़वा है, ये सब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। आदिवासी जहां जहां ज्यादा है वो एरिया एकदम आबाद है, और एरिया एकदम प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, सब बढ़िया है। अब हम लोग के क्या है कि सब पेड़ पौधा काट काट करके सब परती करते जा रहा है। खाना बना लिया? चलिए, कुछ हम लोग जो है बताए थे, आगे हेडिंग डालिए तो सर। लिखे वैद्युत ऊर्जा का स्रोत,
हेडिंग डालिए, लिखिए वैद्युत ऊर्जा का स्रोत। यहां लिखा हुआ है वैद्युत ऊर्जा का स्रोत, मतलब वैद्युत ऊर्जा कहां से आता है। जैसे हम लोग के नजदीक नदी का नाम कोची है, काशी स्रोत। वैद्युत ऊर्जा का स्रोत लिख लिए। अब नीचे लिखिए, अमेरिका का वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका अमेरिका का वैज्ञानिक साइंटिस्ट फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए लिखिए तो इसको, अमेरिका का वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका का वैज्ञानिक बेंजामिन, यहां पे अनुस्वार है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि वैद्युत उत्पन्न होने के कारण घर्षण होता है। वैद्युत उत्पन्न होने का कारण घर्षण होता है। ठीक है, चलिए अब नीचे से लिखिएगा एक दो लाइन छोड़कर ना, लिखिएगा अमेरिका में पतंग उड़ाने के दौरान, अमेरिका में पतंग उड़ाने के दौरान पतंग उड़ाने के दौरान इनका पतंग सबसे ऊपर था। इनका पतंग सबसे ऊपर था, जो कि इनके पतंग में एक प्रकाश की तरह चमक दिखाई दिया। जो कि इनके पतंग में एक प्रकाश की तरह चमक दिखाई दिया। और इनको पकड़े रस्सी, और इनको पकड़े रस्सी इनको पकड़े रस्सी में झटका का एहसास हुआ। झटका का एहसास हुआ। एहसास हुआ। इस आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, कि पतंग के रस्सी के सहारे कुछ धनात्मक भाग इन तक पहुंचा,
और ऐसा तब हुआ, तब हुआ जब पतंग उड़ाते समय मौसम खराब होने का संकेत मिला। मौसम खराब होने का संकेत मिला। हाँ, खराब होने का संकेत मिला। देखो, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक, इन्होंने ऐसे, देखो, विद्युत का जो आविष्कार हुआ है ना, वो अमेरिका से ही हुआ है। ठीक है ना। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुने हैं? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अभी भी सर बिजली वाला जो है ना, इनको भगवान की तरह पूछता है। अब हम लोग भले नहीं पूछते, हम लोग खाली बिजली से मतलब है। आग हिलक ना। अरे भैया, तू क्या बात करता है, जो मैं बोलता हूँ सुनने का। देखो, भीमराव अम्बेडकर जो हरिजन के लिए किए ना कुछ, तो उनको भगवान की दर्जा नहीं दे दिया है। बात को समझ रहा है? तो सर आज जितना भी बिजली वाला सब चीज है, तो बिजली का बाप जो है एडिसन को ही कहा जाता है। समझ में आ रही बात? थॉमस एल्वा एडिसन। और सर वैसा बिजली चीज है ना कि बनाया वो बाप है, वो छुआ था तो ओकरो लाइन मारा था। बात को समझ रहा है? जब बिजली अपन बाप की नहीं हुआ तो हम लोग क्या होगा? तो अब देखो जरा, ऐसे अब फिर जो है बिजली के बारे में धीरे धीरे पता चला, चुंबक का आविष्कार हुआ, तो इसके बाद बिजली का योगदान जो है जनरेटर का आविष्कार हुआ। माइकल फैराडे जनरेटर का आविष्कार किया। अब जनरेटर आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जेकरा में जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लगभग शादी ब्याह वगैरह सब फंक्शन है ना, कितनो लाइन का व्यवस्था है आपको, तो लाइन से नहीं ना कर लीजिएगा आप सर। छोटा से लेके बड़ा घर में सब में जनरेटर का इस्तेमाल होता है। विद्युत जनित्र माइकल फैराडे। आप सोचिए, अगर पहले जनरेटर अगर नहीं होता था तो दिया ढिबरी ललटेन पर शादी होता था, मेन टाइम पर कोई फूक देता होगा, दूसरा में टिका जाता होगा। तो माइकल फैराडे का शुक्रिया मनाइए कि जनरेटर लेके आया। अब दो तीन दिन को जनरेटर लगता है, एगो जनरेटर से थोड़े काम चलता है, लोड बढ़ जाएगा। दो तीन एगो साइलेंट होता है, कुछ बोलते हैं डीजी, बड़का पूरा पैक में रहता है, आवाज नहीं करता है, पावर होता है में, ज्यादा ज्यादा पावर होता है में। साइलेंट जनरेटर बोलते हैं उसको, साइलेंट। डीजी, डीजी या डीसी, डीजी बोलते हैं ना, डीजी बोलते हैं। अब फिर एगो हुंडा चला था, हुंडा का नाम सुना? ऐसे खींच के स्टार्ट करते थे टेम्पू जिसे, उसे छोटा सा हुंडा होता था, में 12-15 को ट्यूबलाइट और छोटा मोटा फंक्शन कर सकता था। फिर जनरेटर तो सबसे बढ़िया। देखिए, इनको जैसे हुआ पता चला ना कि जब देखे कि मौसम खराब हो गया, अभी पतंग उड़ा रहा था, अचानक मौसम खराब हो गया। तो मौसम खराब होने को देखे कि बादल आपस में टकरा रहा था। बादल जब टकराया तो गर्जन टाइप की आवाज हुआ, और वहां से कुछ ऐसा चमक उत्पन्न हुआ जो इनके पतंग के सहारे रसी इनको झटका का एहसास हुआ। माचिस का डब्बा है तुम्हारे पास? टेलीफोन का आविष्कार जानते हो कैसे हुआ था? रस्सी के सहारे हुआ था। सुना है दीवालों के भी कान होते हैं? निरोलेक्स पेंट लगाइए, दीवालें बोल उठेंगी, एकदम चमक उठेंगे। प्रचार देखा है ना? अच्छा, तो अब रस्सी के सहारे, जिसे रस्सी से बोलोगे ना तो आवाज तुम रस्सी के सहारे टकरा करके अगला व्यक्ति पहुंचता है। पहले बचपन में वही माचिस की डिब्बा वगैरह से करता था, रेटकल करता था। समझ में आई बात? तो वही मतलब तार के माध्यम से ध्वनि को एक दूसरे का देता है, भेज जाता है। तो रस्सी के सारे पतंग उड़ा रहे तो उनको झटका का एहसास हुआ। अभी तो बरसात के दिन में से छाता उतर लेके चलो ना सर, लोहा अगर छाता रहेगा, लकड़ी उकड़ी ना, तब बिजली गरज रहा तो आपको झटका का एहसास हो सकता है। तो उनका जो बिजली गरजा ना, चमक नहीं, चमक दिखाई देता प्रकाश, तो उनका पतंग के सहारे आया। सबसे ऊपर पतंग था उनका, उड़ रहा था, इसमें लिखा हुआ कि इनका पतंग सबसे क्या था, ऊपर था। और वहां से बिजली टकराया, बादल टकराया, तो वहां से कुछ प्रकाश उत्पन्न हुआ और करंट जैसा इनको एहसास हुआ, झटका सा। तब इन्होंने दिमाग लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इतना लिख लिया ना, अब एक काम करो, एगो पतंग बना लो, फिगर इसे डिनोट कर लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। कैसनो पतंग पतंग है ना, चलो बना लो।
इन पर कुछ आवेश जो है टकरा करके हल्का सा इसे पतंग के सहारे, इनका जो मान लीजिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये वाला, ठीक है ना, ये पकड़े हुए हैं और इनको झटका का एहसास हुआ। बना लो। फिर आगे जो है, आगे करें, कुछ वैज्ञानिक जो है लैब में प्रयोग करके देखा। देखो बात सही है कि आवेश जो होता है ना, वो आवेश किस पर प्लस होगा किस पर माइनस होगा ये कहना मुश्किल था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहां से आवेश के बारे में पता किया कि कुछ ऐसा चीज है जो बादल गरज रहा है तो वहां से आ रहा है, इसका कारण क्या है, उस पर निष्कर्ष करते करते पहुंचा कि कुछ ऐसा चीज है, आवेश है, उसका नाम आवेश दिया था, जो एक दूसरे का होता है, ट्रांसफर होता है। बादल टकराया तो कौची हुआ, घर्षण हुआ। अब घर्षण होने से वहां से कुछ चिंगारी टाइप की निकला जिसको प्रकाश कहते हैं, और वो बिजली, जिसको बिजली कर रहे हैं, टकराने से कुछ अंश होता है उसका टूट करके गिरता है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराएगा तो टकराने के बाद कुछ अंश उसका गिरता ना है। चाहे चिंगारी देखो तो, चिंगारी जैसे कैंची उची पचता है ना, चिंगारी निकलता है ना, तो आपका शरीर पे पड़ेगा तो लगता है कि जला देगा, गर्म होता है। वो एक प्रकार का मान लो आवेश, मान लो पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो वहां से टूट करके अब धरती पर गिरता है। अब बड़ी खतरनाक होता है, पॉजिटिव धारा होता है वो, और धरती माइनस होता है, वो धरती के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब किस पर अगर पड़ गया तो समझिए तो उसका काम खत्म है सर। तो देखो जैसे कुछ लैब में प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए कांच का छड़ है सर, कांच सबको जानते हैं, तो कहा कि चलो इस पर प्लस है मान लो। अब एक बाऊ कांच ले लिया, चलो यहाँ कांच लिख दिया, अब फिर एक बाऊ कांच लिख दिया, चलिए प्लस। अब आपको पता होना चाहिए सर प्लस प्लस है तो ये भी मान लीजिए कांचे है, तो दोनों सर एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, दोनों के बीच में कौन होगा सर, प्रतिकर्षण होगा, होगा ना, प्रतिकर्षण होगा। शुभम तुम के लिए अलग बैठो, बढ़िया समझेगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन कहा कि साइंटिस्ट लोग कहा कि तू किसको हम प्लस माने किसको माइनस मानेंगे, तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखिए एक और चीज लिया, एगो कांच लिया, फिर से देखो एगो एबोनाइट का छड़ होता है। एबोनाइट एक प्रकार का प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ है, मान लो कांच है, एबोनाइट कांच जैसा ही होता है, इस पर माइनस का चार्ज होता है, एबोनाइट। इसको जो है अपने में क्या कर लिया, ये आकर्षण कर लेता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखो दो पेन है आपके पास या दो कोई पार्ट्स है आपके पास, ठीक है, अब किस पर प्लस है किस पर माइनस है बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। इसको पता करने के लिए कुछ नियम साइंटिस्ट लोगों ने अपनाया कि कैसे पता करेंगे केकरा पर प्लस है केकरा पर माइनस है। समझ में आ रही बात, ठीक है, धारा प्रवाहित करेंगे वो तो अलग चीज है, अभी विद्युत धारा कंसेप्ट नहीं है, अभी कुछ चल रहा है, आवेश चल रहा है। विद्युत धारा आएंगे तो परिभाषा लिखवाएंगे कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी टॉपिक क्या चल रहा है, आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो देखो ये है ना एबोनाइट, एबोनाइट का छड़ होता है, ये आपस में आपको आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना। चलिए ये वाला फिगर बनाइए थी, नीचे लिखिएगा लैब में आवेश का परीक्षण बन सकता है। लिख लिए, नीचे लिखिए इस प्रयोग से, इस प्रयोग से कोई आधार युक्त निष्कर्ष नहीं निकला, नहीं निकला कि किस वस्तु पर पॉजिटिव आवेश और किस वस्तु पर निगेटिव आवेश होता है।
आवेश होगा। इस प्रयोग से कोई आधारभूत क्या आधार युक्त निष्कर्ष नहीं निकलता है ना, कि कौन सा वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा वस्तु पर निगेटिव चार्ज होगा, यह देखकर नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत चलिए इसको आप फेन डाल दिए ना, अब इसको लिखिए तो नीचे से लिखिए। जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपने कक्षक को छोड़कर दूसरे के कक्षक में चले जाते हैं, वह धन आवेश की तरह चले जाते हैं, वह धन आवेश की तरह आवेश की तरह, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तरह, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह ऋण आवेश की तरह व्यवहार करते हैं, वह ऋण आवेश की तरह व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं जैसे देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु देखिए इसका नाभिक होता है, आपको पता होगा सर, केंद्र। नाभिक का खोज कौन किया था सर? रदरफोर्ड। सर इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, यह मान लेते हैं कि बाह्य ऊर्जा बाहरी कक्ष में जिसका इलेक्ट्रॉन होगा, अगर जब उसका त्याग कर देता है अब किसी दूसरे के पास चला जाता है, मान लीजिए कोई इसमें घर्षण कराया गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसके पास, अब ये त्याग किया तो पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है, अभी ग्रहण किया तो ये निगेटिव की तरह व्यवहार करता है। अब दोनों के बीच में कौची कराया जा रहा है? घर्षण कराया जा रहा है। बात को समझ में आ रही बात? क्या कहा कि जब दो पदार्थों के बीच क्या कराते हैं? घर्षण कराते हैं। तो जिस पदार्थ का अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य ऊर्जा को प्राप्त कर, मतलब निकल करके दूसरा में चला जाता है, जो निकलता है पॉजिटिव की तरफ, जो ग्रहण करता है निगेटिव की तरफ। यही छोटा छोटा कंसेप्ट से आगे केमिस्ट्री में पढ़े हो कि जो त्याग करेगा वो धन आवेश, जो ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश कहलाएगा। सोडियम त्याग करता है, अब क्लोरीन क्या करता है? ग्रहण करता है। इससे पता चला है कि सोडियम पर धन आवेश होगा, क्लोरीन पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। बात को समझ रही है? ये सब चीज इसको फिक्र बना लीजिए। आवेश का क्वांटमीकरण, एग्जाम में पूछता है सर।
क्वांटमीकरण, दैट्स इंपोर्टेंट फॉर यू, VBI का होल स्क्वायर। भैया भाभी इंपोर्टेंट। हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखिए तो इसका डिफिनेशन, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित, उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है। गुणज होता है। जैसे ये फार्मूला पढ़े हो सर भली भांति, इस पर क्यूचर में न्यूमेरिकल बनाए हो, Q बराबर Ne, यही आवेश का क्वांटमीकरण। बात को समझ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होता है उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इस पर कोई संख्या से गुना किया हुआ रहेगा। जैसे देखिए जहां लिखता हूं, जहां Q बराबर हो गया संपूर्ण आवेश, ठीक है, E बराबर हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। बात को समझ रहे हैं? चलिए n बराबर हो गया आपको पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। देखो पूर्णांक संख्या में बट्टा नहीं आता है, इस हिसाब से आवेश कभी भी बट्टा में नहीं आएगा। आवेश प्लस माइनस में आ सकता है, समझ गया, आवेश कभी बट्टा में नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल के वैज्ञानिक में जो अमेरिका का वैज्ञानिक बहुत सर्च करता है यार, अमेरिका है, रूस है, जापान है, चाइना है ना, इस सब का, अफ्रीका, इस सब का वैज्ञानिक बहुत सर्च करता रहता है। भारत में भी होता है लेकिन उन लोग जैसा नहीं। आवेश कभी भी भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, बट्टा में नहीं हो सकता है। नहीं, कभी भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। काहे नहीं बचल है? मान में बोले वो अमेरिका बात हो जाए, नहीं है काहे नहीं, मोबाइल से नहीं बात हो रहा है तो बिना मोबाइल के बात कर ला, तो सर्च करो एकदम। Q बराबर +-1E, Q बराबर +-2E, Q बराबर, Q मैंने आवेश है ना, +-3, इस तरह से रहेगा ना आवेश। अच्छा, रिसेंटली मतलब फिलहाल, अमेरिका में Q बराबर +-1/3, Q बराबर प्लस, चलिए उतार लीजिए सब, अभी इसकी चर्चा नहीं की जाती है ना बट्टा वाला का। बट्टा माने वैसा बट्टा जो कटबे ना करे,
इसे देखो 3 से 1 भाग दे कटेगा, 7 से 1 भागा दे कटेगा, नहीं कटेगा। एगो याद है नवा क्लास में एक 17 से 1 में भागा दिया था, 15-16 को अंक आया था। उस तरह का कभी भी आवेश नहीं होता है। आवेश पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण अंक होगा, प्लस माइनस में हो सकता है, क्योंकि आवेश सही है, धन आवेश है, कुछ ही ऋण आवेश है। बैटरी में ऊपरला वाला होता है प्लस, नीचे वाला का होता है माइनस होता है।